गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पहले चैप्टर का तीसरा क्लास है। कुछ छोटा हुआ चीजें हैं, छोटी मोटी चीजें, इनको भी आज हम लोग देखेंगे। तो चलते हैं, आपका स्वागत है चलो कुछ सीखे चैनल में। और ये मेरा तीसरा क्लासेस है पहले चैप्टर का। तो पहला चैप्टर कंप्लीटली हो जाएगा आज, क्योंकि सब छोटा छोटा वीडियो बनाते हैं, आपको देखने में सुविधाएं हैं। और इसे बार बार देखिए, ज़्यादा लोगों में शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक सवाल होता है, जैसे कि आप लोग देखे होंगे इस टाइप का, तो आपको जांच करके दिखाना होता है भाज्य है या अभाज्य। जो भी है भाज्य ही जांच करना होता है, ये भाज्य है या नहीं है, या नहीं। तो हमको भाज्य है या नहीं है इसको देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, आता है बराबर। तो सबसे पहले इसको मानना है, माना कि a बराबर क्या मानेंगे 7 मल्टीपल 11 मल्टीपल 5 प्लस 5। ठीक है, इसको हम लोग देख पा रहे हैं कि 5 कॉमन आ रहा है। सवाल ही ऐसा अरेंज करके बनाया जाता है, कुछ ना कुछ यहाँ कॉमन जरूर मिलेगा, ये आपको ढूंढना है। जैसे 5 यहाँ 55 देता तो भी तो 5 आ रहा, या यहाँ 55 रहता फॉर एग्जाम्पल तो भी तो 5 कॉमन आ रहा था। तो कुछ ना कुछ कॉमन तो अवश्य ही आता है, इसके लिए टेंशन। तो 5 कॉमन लेंगे क्या होगा 7 मल्टीपल 11, तो ये 5 हम कॉमन लिए तो 1 बचा है, प्लस ये 5 कॉमन लिए तो 1 बचा है। ठीक है, तो 5 अब कितना हो जाएगा 77 प्लस 1, 5 कितना हो गया 78। अब इसको तोड़ेंगे। याद कीजिए हमने तोड़ने जो बचपन से ही तोड़ते हुए आ रहे हैं, तो इसमें से कुछ नया बताने की आवश्यकता है नहीं, लेकिन फिर भी देखते हैं। 2 से टूटेगा तो कितना होगा 3 और 9, फिर 3 से टूटेगा 1 3। अब तो नहीं टूट रहा है ना, तो इसको लिखेंगे 5 मल्टीपल ऑफ 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 30, 13 प्लस मल्टीपल 1, क्योंकि 13 से खिलाएंगे 1 तो आएगा। चलिए इस तरह से आप लोग एक परिभाषा जानते हैं, भाज्य किसे कहते हैं और अभाज्य किसे कहते हैं। सबसे पहले भाज्य अभाज्य पे चर्चा करते हैं। पिछली क्लास में भी इस पर चर्चा हम कर चुके हैं। भाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं, जो अभाज्य संख्याओं के मतलब गुणन के रूप में रहता हो। और बाकी अभाज्य का डेफिनेशन हम बताए हैं, जो केवल एक तथा स्वयं से विभाजित हो, स्वयं से विभाजित, उसे अभाज्य कहते हैं। अगर भाज्य की बात करें तो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त अन्य से भी विभाज्य हो, अन्य से भी विभाज्य हो, उसे ही क्या कहते हैं भाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या में हम लोग बात किए थे केवल एक और स्वयं से विभाज्य होगा। भाज्य में क्या होता है, एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई अन्य राशि जो है वहां शामिल रहेगा, तो वो भाज्य होगा। तो आप लोग यहां देख पा रहे हैं एक और स्वयं, मतलब जो है इसका जो टोटली मल्टीपल आ रहा है, तो उसमें आप देख पा रहे हैं एक से अधिक जो होता है, ऐसी संख्याएं हैं जिससे ये संख्याएं पूरी तरह से विभाज्य हो सकता है। इस एक की बात करें हम लोग, तो ए जो है 5 से भी विभाज्य होगा, 2 से भी विभाज्य होगा, 3 से भी विभाज्य होगा, 13 से भी विभाज्य हो रहा है, और 1 तो खैर कोई भी संख्या हो, कोई भी राशि हो, 1 से तो डिवाइड होता ही। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि अभाज्य जो होता है केवल एक और स्वयं होता है। यहाँ तो एक और स्वयं की बात हो नहीं रहा, यहाँ तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर है जो कि डिवाइड कर रहा है इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहां ए अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है, अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है। अर्थात अभाज्य संख्याओं को, मतलब अभाज्य संख्याओं के जो गुणनखंड होते हैं उन्हीं के गुणनफल के रूप में है। यहां तो एक से ज्यादा अभाज्य संख्या है, हम बोल सकते हैं कि यहां
एक से, या फिर नहीं, छोड़िए, बोल सकते हैं, लेकिन सवाल में जो लिखना है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे विशेष। एक से ज्यादा तो अभाज्य संख्याएं हैं, जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं क्या होती है, 2 होता है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ये ध्यान में रखेंगे। 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, 13 भी अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे। यहाँ ए अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है, अतः +5 एक भाज्य संख्या है, बोल सकते हैं, हो गया प्रूफ। एकदम सरल भाषा में हम लिखेंगे। भाषा इसका बहुत सारा होता है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। भाषा के ऊपर लेके कोई तरह के जो होता है मतलब टिप्पणी नहीं लेने। इसमें और भी भाषा हम जोड़ सकते हैं, हम खुद जोड़ के बता सकते हैं कि इसमें से कई भाषा है, ये हम सरलतम रूप बताएं, चलिए मिला जुला के ये बेस्ट है। ठीक है, तो ये भाज्य बनता कैसे वो देखिए। भाषा में और भी कुछ लिख सकते हैं, जैसे कि हम लिख सकते हैं यह संख्याएं जो है अभाज्य संख्याओं का गुणनखंडों का गुणनफल है, अतः दी हुई संख्याएं जो होता है एक तथा स्वयं के अतिरिक्त भी अन्य गुणनफल है, गुणनखंड है, इसीलिए जो होता है ये संख्याएं एक भाज्य है। इसे भी भाषा हम लिख सकते हैं, तो उसके लिए टेंशन। और भी कई सारे सभी टीचर की अलग अलग भाषा होते हैं, तो मेन जो होता है ना ये होता है। आप देख पा रहे हैं कि ये अभाज्य संख्या जो है मतलब अभाज्य गुणनखंडों का जो गुणनफल है तो वो सिंपली है, वो तो एक भाज्य होगा। एक और स्वयं रहेगा थोड़ी ना अभाज्य होता है, तो सिंपली ये होता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो है कुछ छूट गया था, वृक्ष गुणनखंड। वृक्ष गुणनखंड ये बताने योग्य नहीं है, लेकिन कुछ छात्रों को ऐसा लगेगा कि कुछ छूट रहा है, तो उनके लिए। चलिए देखते हैं, वृक्ष गुणनखंड वेरी सिंपल है। जैसे मान के चलिए हमको जो है 48 का वृक्ष गुणनखंड बनाना। सबसे पहले ये देखिए 48 का वृक्ष गुणनखंड। अच्छा, इसको हम लोग तोड़ेंगे, सिर्फ ये डब्बा बनाना है। आप इसको किससे खिला रहे हैं, 2 से खिलाइए, कितना आ रहा है, 24 आ रहा है ना, 24। फिर किससे ये कट रहा है, 2 से कट रहा है, तो 2 से कट रहा है, कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। फिर किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है, तो फिर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। फिर किससे खा रहा है, 2 से खा रहा है, फिर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। फिर किससे खा रहा है, तो 3 से ही खा रहा है, कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। देखिए हो गया वृक्ष गुणनखंड। कुछ है इसमें, वेरी सिंपल। ये तो आप समझिए कि खिलौड़ है, ये सवाल थोड़े ना होता है। ऐसा सवाल हमको 10वां में पूछे, ये तो वृक्ष गुणनखंड मतलब अभाज्य गुणनखंड है, इसको करना है, यही वृक्ष गुणनखंड कहलाता है। इसी को हम लोग ऐसे भी तोड़ते हैं, सॉरी 24 इस तरह से तोड़ते हैं ना। आप मिलाएंगे, देखिए 2 2 2 2 3 1 आया ना, सेम सवाल है, कोई टेंशन नहीं। इस पे ज्यादा हम लोग डिस्कस भी नहीं करने वाले हैं, आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, अब जो है एक और सवाल है, जैसे कि मान चलिए 330 है, तो हम लिखेंगे 2 पावर m इंटू 3 पावर n इंटू 5 पावर k इंटू 11 पे पावर q, ऐसा है। तो क्वेश्चन है कि m प्लस n प्लस k माइनस q का मान निकालें, मान निकालें। आप समझिएगा इस टाइप में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कुछ भी कि 5 का घात क्या है, 5 का घात क्या है। ये 5 की जगह कुछ भी घात भी पूछ देता है, ये देखता है, बोलता है घात क्या है या घातांक क्या है। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो है किसी भी रूप में हो सकता है, चाहे प्लस माइनस मल्टीपल पावर कुछ भी हो सकता है। तो ये सवाल जो होता है ना, देखिए प्रोसेस को फॉलो करना, प्रोसेस सीखना है। अब सवाल में क्या है उस पर ज्यादा नहीं मतलब है कि अब टेंशन में आ गए हैं कि 5 का घात पूछ रहा है, यहाँ तो सर माइनस बताए थे, प्लस वाला बताए थे, गुना वाला आ गया। जैसे कि मान के चलिए इस तरह से आ गया,
इस तरह से आ गया कैसे बनाएंगे, या मान के चलिए इस तरह से आ गया तो कैसे बनाएंगे, तो टेंशन ही नहीं लेना है। किसी भी टाइप में हो, अगर इस टाइप के सवाल है तो सारे मान वैल्यू निकालेंगे और देखिए कैसे निकालते हैं, बाकी सारे इनपुट करेंगे, अपने आप आंसर आएगा। चलिए तो चलते हैं। तो 330 को हम लोग तोड़ रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग तोड़ेंगे। 330 को तोड़ने का प्रयास करेंगे, देखते हैं क्या क्या आता है। 2 से तोड़िए तो क्या आएगा 1 6 5, ठीक। उसके बाद फिर किसे खा रहा है, 3 से खा रहा है, 3 से तोड़ रहे हैं, कितना आ रहा है 55। फिर किसे आ रहा है 5 से 11, तो ये आया। तो 2 पावर 1 आया, 3 पावर 1 आया, 5 पावर 1 आया, 11 पे पावर 1 आया, तो यही आ रहा है मेरे पास, ठीक है। अब हम देख पा रहे हैं कि इसका और इसमें ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे 2 पे पावर 1 है, 2 पावर m है, तो m बराबर क्या आया 1 आया। बेस बराबर है तो पावर बराबर होगा, क्योंकि राशि तो सेम है, डिफरेंट होगा तो ना सोचना है। तो यहाँ भी बेस सेम है तो पावर बराबर n बराबर 1 आया, यहाँ भी बेस सेम है तो पावर बराबर k बराबर भी 1 आया, यहाँ भी बेस सेम है तो q बराबर भी 1। अब मेरे पास क्वेश्चन क्या है, m प्लस k माइनस q का मान निकालना। तो ध्यान से देखेंगे, m का मान 1 आया, n का मान 1 आया, k का मान 1 आया, q का मान 1 है, 1 1 कर दिया, कितना आया 2, ये मेरा हो गया आंसर। कोई दिक्कत समझने, कहीं परेशान जरा सा भी नहीं होनी चाहिए। चलिए एक और सवाल देखते हैं। अब जिसे इस टाइप से आ गया, इसे तो जनरली इसी टाइप में आता है, फिर भी हम लोग इस टाइप में एक देख लेते हैं। जैसे कि मान चलिए ये m बटा n है, मल्टीपल 1 सॉरी q k है, ठीक है। इसका भी मान 1, सबका तो 1 ही आया ना, 1 बटा 1 मल्टीपल 1 प्लस 1, तो ये सारे क्या होगा 1 गुना 1, 1 बटा 1 क्या होगा 1 प्लस 1 बराबर कितना आया 2। अब ये नहीं सोचना है कि आंसर इक्वल ही आता है कुछ भी सवाल, वो डिफरेंट मतलब सवाल के कंडीशन के ऊपर डिपेंड है। तो चलिए ये तो मेरा समझ में आ गया होगा उम्मीद है। अब हम लोग चलते हैं आगे, ठीक है। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं मेन इंपोर्टेंट है अपरिमेय, अपरिमेय तथा परिमेय, अपरिमेय तथा परिमेय दोनों का डेफिनेशन देखेंगे और एक एक सवाल देखेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात, अपरिमेय किसे कहते हैं, जिसे p बाय क्यू के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, p बाय क्यू के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। मतलब जैसे √3, अब बोलेगा √3 को p बाय क्यू में नहीं लिख सकते, बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मान जब आप निकालिएगा तो 0.173 दशमलव समथिंग जाते रहेगा, कभी इसका अंत है ही नहीं। दूसरी बात, अब बोलिएगा कि सर जैसे कि 1.333333 ये भी तो जा रहा है, क्या ये भी अपरिमेय है, बिल्कुल नहीं है, ये परिमेय है। अब बोलिएगा कैसे, अपरिमेय में ये नियम है कि ये तो p बाय क्यू में हम नहीं लिख सकते हैं। सबसे बड़ी बात, √3 को हम बटा में नहीं लिख सकते हैं, ये जो राशि आएगा इसको बटा में नहीं लिख सकते हैं। दूसरी बात, जो अपरिमेय होता है वो परिवर्तनशील संख्या हो जाती है, मतलब कभी रिपीट नहीं करता है, कोई समूह संख्या का समूह रिपीट नहीं करता है। जब रिपीट करे तो वो परिमेय, जब रिपीट नहीं करे तो वो अपरिमेय होता है। जैसे कि 0.1 चलिए 5 4 6 2 1 कुछ भी आप देख पा रहे हैं कि एक राशि का समूह जो होता है रिपीट नहीं कर रहा है, कोई राशि का समूह रिपीट नहीं कर रहा है। जैसे होता कि 4 ऐसा समूह है जो बार बार रिपीट करता है तो परिमेय बोलते हैं, तो यहां पे नहीं हो रहा है, इसलिए ये अपरिमेय, इसे p बाय क्यू के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, p बाय क्यू के रूप में जिसे लिख पाएंगे वो परिमेय होगा, जिसे नहीं लिख पाएंगे अपरिमेय होगा। तो क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? जी बिल्कुल है, क्योंकि इसे p बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं। क्या 2/3 है? बिल्कुल है। क्या 1.5 है? बिल्कुल है। दशमलव रहिए 10 आएगा तो कटाइए 5 से 3 आया 2 आया 3/2, ये परिमेय है। अब बोलिएगा सर √3/1 भी तो लिख सकते हैं, तो ये परिमेय हुआ ना, लेकिन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू जो होता है वो वैल्यू जो होता है कभी भी p बाय क्यू के रूप में नहीं आ सकता है। लेकिन 2/2 है, 2/1 है,
ये 2 का वैल्यू 2/1 है, ये 2 का ही वैल्यू 2/1 है, इसे p/q के रूप में हम लिख पा रहे हैं, इसलिए ये परिमेय संख्याएं हैं। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अगर बात करें तो ये इरेशनल हुआ, ये रेशनल नंबर हुआ, इससे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि q का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। ध्यान से समझेंगे, अगर नीचे शून्य होता है तो अनडिफाइंड हो जाता है, जैसे 5/0 हो गया, ये अनडिफाइंड हो गया। अगर ऊपर शून्य होता है तो ये जो होता है शून्य हो गया। तो ये इसको परिमेय बोल सकते हैं, लेकिन इसको परिमेय नहीं बोल सकते क्योंकि ये अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है, तो ये देखिए कितना सिंपल है, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, समझिएगा, ये दोनों समझना है बेहतर रूप से। अगर नीचे शून्य आ रहा है तो आप समझेंगे ये अनडिफाइंड है, अगर ऊपर में 0 आ रहा है तो समझेंगे ये डिफाइंड है, ये परिमेय संख्याएं हैं। चलिए अब हम लोग इस पर एक सवाल देखेंगे। ठीक है, p/q के रूप में लिख लिए, अगर लिख पाए हैं तो परिमेय कहलाएगा, नहीं लिख पा रहे हैं तो अपरिमेय कहलाएगा। इसमें q कभी भी शून्य नहीं हो सकता, q नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि q का मान कभी भी शून्य नहीं होता है, शून्य होगा तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, इसीलिए। ठीक है, तो चलते हैं सवाल लेते हैं। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए √3 अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा भाषा, इसमें लैंग्वेज जो है लॉन्ग है, उसको समझेंगे। सबसे पहली बात, माना कि a बराबर √3। ठीक है, नहीं, यदि संभव हो तो माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जहां p तथा q एक सह अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। अब समझने वाली बात है कि सह अभाज्य संख्या क्या होता है। देखिए, सह अभाज्य संख्या होता है जब दो राशि का HCF, जब दो राशि है मान के चलिए और इसका HCF 1 आ रहा है, तो ये सह अभाज्य संख्या होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट होता है, आने की संभावना ही ज्यादा होती है कि जब दो संख्याओं का HCF 1 आए तो वो दोनों संख्या क्या कहलाता है, सह अभाज्य कहलाता है। जैसे कभी भी दो लगातार संख्याओं का HCF हमेशा 1 आता है, हमेशा कोई भी राशि अगर दो लगातार ले रहे हैं तो उसका HCF 1 आएगा, इसे हम क्या बोलेंगे, सह अभाज्य संख्या बोलेंगे। ठीक है, जैसे मान चलिए 6 इसका HCF निकालिए आप, 1 आएगा निश्चित रूप से। जैसे मान चलिए 155 है, फिर 156 ले लीजिए, इसका भी आएगा हमेशा 1 आएगा। तो जिसका HCF 1 आता है वो सह अभाज्य कहलाता है। अब इसका देखिए इसमें उपयोग कैसे होता है वो भी समझाएंगे। सबसे पहली बात इसमें होता है कि लगातार अगर बोल दे विषम तो 1 आएगा, अगर बोल दे सम तो कंफर्म है 2 आएगा। लगातार सम संख्या का बोले तो 2, लगातार विषम संख्या का बोले तो 1। क्या HCF, क्या HCF मतलब मोस। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आता है कभी कभी कि लगातार दो संख्याओं का HCF क्या होगा, 1 आएगा, 1 आएगा। लगातार दो सम संख्याओं का HCF 2 आएगा, लगातार दो विषम संख्याओं का HCF 1 आएगा। कैसे? अब विषम संख्या बोलेगा कि दो लगातार सम संख्या की बात कर रहे हैं तो 2 आ रहा है, विषम की बात कर रहे हैं तो 1 आ रहा है। ये कैसे संभव है, चलिए देखते हैं। 3 के बाद विषम क्या होगा, 5, इसका HCF क्या आएगा, निश्चित रूप से 1 आएगा क्योंकि कॉमन कोई फैक्टर है ही है, तो 1 आया। अब हम चलिए लगातार सम संख्या लेते हैं, 4 लेते हैं, तो अगला क्या होगा, 6 होगा। तो इस दोनों में कॉमन 2 तो है, इसलिए इसका HCF हमेशा 2 आएगा। ये हमेशा आता है, किसी भी राशि की बात करेंगे तो ये कंडीशन फॉलो होगा, इसलिए इसको समझना। सहअभाज्य में क्या हमने बताया, HCF 1 आना चाहिए। ठीक है, चलिए ऐसा सवाल भी आता है, आप किसी से न सब बनाते होंगे, क्योंकि ये जो है एनसीईआरटी बैच है इसलिए इसमें है भी नहीं भी है। चलिए जो भी रहेगा पर्याप्त चीजें बताएंगे, टेंशन नहीं लेना। तो अब √3 बराबर क्या होगा, p/q होगा, जहां q नॉट इक्वल टू 0। ये तो हम शुरू में भी बताए थे कि नीचे कभी भी शून्य नहीं हो सकता।
हमने चूंकि ये एक परिमेय संख्या माना, यदि संभव हो तो √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है, तो इसे पी बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं ना। तो इसको हम पी बाय क्यू के रूप में लिखा, दोनों ओर क्या करते हैं हम लोग स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर कर कीजिए या रूट को इधर भेजिए, रूट जिसे √3 है इसका अर्थ हुआ 3 पावर 1/2, अब बराबर समथिंग कुछ भी है, ये 1/2 इधर पलट के 2/1 होता है, अर्थात एक स्क्वायर होता है। तो हम लोग स्क्वायर भी कर सकते हैं या फिर इस रूट को इधर भेज भी सकते हैं। चलिए दोनों कीजिए, बात वही जाता है, इस रूट इधर जाएगा तो स्क्वायर बनेगा, 3 बराबर क्या होगा p बटा क्यू, p स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर आएगा ना, तो हमने इसको तोड़ दिया। ठीक है, अब मल्टीपल कीजिए तो p स्क्वायर बराबर क्या होगा, क्रॉसिंग गुना होगा तो 3q स्क्वायर होगा। ठीक है, अब समझेंगे ध्यान से, तो यहां लिखेंगे p स्क्वायर को 3 विभाजित करता है, समझा रहे हैं, टेंशन नहीं लेना। p को भी 3 विभाजित करेगा, मोस्टली इसको समीकरण फर्स्ट मानेंगे। अब क्वेश्चन उठता है कैसे, किसी भी राशि को कोई विभाजित कैसे करता है, उनको समझेंगे। ठीक है, अब समझने का प्रयास करेंगे कैसे। वेरी सिंपल है, जैसे मान के चलिए 10, आप बोलिएगा सर ये 2 से भी विभाज्य है, 5 से भी विभाज्य है, 10 से भी विभाज्य है, 1 से भी विभाज्य है, तो ये 10 जो है 2, 5, 10 1 से विभाज्य कैसे हुआ, समझिए। 10 का आप गुणनखंड कीजिए, क्या आएगा 2, 5, 1। आप देख रहे हैं 2 है तो 2 से विभाज्य होगा ही कन्फर्म, उसके गुणनखंड में जो राशि होगा उससे वो विभाज्य होगा। 5 भी है 5 से विभाज्य होगा, 1 है तो 1 से, और 10 है स्वयं तो स्वयं से विभाज्य होता ही है, चाहे कोई भी राशि हो। तो समझ में आ गया, उसके गुणनखंड में वो राशि है इसलिए वो विभाज्य है। बोलिएगा इसके गुणनखंड में कहा है, आप देखिए p स्क्वायर के गुणनखंड में 3 गुना q है, तो क्या 3 से विभाज्य नहीं होगा। आप बोलिएगा चलिए ठीक है p स्क्वायर तो हो गया, p कैसे हुआ, वेरी सिंपल, p कैसे हुआ, चलिए देखते हैं। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 तिया 9, चलिए ठीक नहीं 10 लेते हैं, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 होता है। अगर 10 2 से 5 से 10 से विभाजित, क्या ये 100 होगा, कंफर्म होगा, 100% होगा। आप चेक कीजिए, चाहे जितना उदाहरण आप ले सकते हैं, अगर 10 जो है 2, 5, 10 से विभाज्य है तो 10 का स्क्वायर भी विभाज्य होगा, तो या तो स्क्वायर विभाज्य हो रहा है, स्क्वायर 100 विभाज्य हो रहा है, क्या ये भी विभाज्य, बिल्कुल होगा। ये किससे विभाज्य होगा, 2 से भी होगा, 5 से भी होगा, 10 से भी होगा, 50 से भी होगा। लेकिन जो राशि इस 10 के लिए मतलब विभाज्य के लिए जो नियम फ्लो हो रहा है, क्या वो इसमें भी हो रहा है, बिल्कुल होगा, कंफर्म होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक, अब देखिए, अब जो है आपको ये पता चल गया होगा कि ये राशि 3 से विभाज्य है। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ माना कि p बराबर 3 के। अब बोलिएगा ये कहां से आ गया, चलिए p 3 से विभाज्य है ना, तो 3 तो p में होगा, p में 3 होगा कंफर्म। अब कोई भी राशि हो सकता है ना मल्टीपल के रूप में, वो तो हमको पता नहीं, अननोन है, तो यहाँ पे कोई भी राशि हो सकता है। लेकिन 3 से p विभाज्य है तो फिर p बराबर 3 के आएगा। कैसे आएगा, के तो हम कोई अननोन राशि को माने हुए हैं, लेकिन 3 आएगा, क्यों, क्योंकि विभाजित हो रहा है। जो भी संख्या विभाजित होता है उसके गुणनखंड में ये राशि होगा, तो ना ये विभाजित हुआ, इसीलिए जो है ये विभाज्य, इसलिए हमने माना। अब दोनों वर्ग करते हैं, क्या आ जाएगा, दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग करने पर तो क्या आ जाएगा, p स्क्वायर बराबर 9 के स्क्वायर।
अब टी स्क्वायर की जगह हम लोग 3q² लिख सकते हैं क्या? 3q² बराबर 9k²। 9 है, ध्यान से देखें, लिख सकते हैं क्योंकि p का मान 3q² है। तो आप देख पा रहे हैं 3 कट गया, तो q² बराबर क्या आ गया? 3 से 9 कटा तो 3 आएगा ना, 3k²। अब देखिए सेम कंडीशन यही आ गया। देखिए आप मिलाइए इसको, ये और ये मिलाइए, सेम कंडीशन आ रहा है। अब हम इसको देखिए कैसे बनाते हैं। तो यहां पे लिखेंगे q² 3 से विभाजित हो रहा है, विभाजित है, तो q 3 से भी विभाजित होगा। ठीक है, एक बात समझ में आ रहा है, p में भी 3 है, q में भी 3 है। अगर दो राशि में कोई संख्या कॉमन हो तो वो एचसीएफ कहलाता है, ये हमने बताया था। अब p और 3 का क्या है? उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, तो क्या हुआ? सहवाज हुआ क्या? नहीं हुआ, क्योंकि सहवाज तब होगा जब गुणनखंड क्या होगा, दोनों का कॉमन क्या होगा? 1 होगा। यहाँ तो 1 है नहीं, यहाँ पे 3 है, तो यह सहवाज संख्याएं नहीं है। हमने यहां सहवाज ही क्यों माना, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक पूर्णांक PQ पूर्णांक है ये, एक सहवाज संख्या ही क्यों माना? हमने इसलिए माना क्योंकि ये जो है परिमेय है और इसको हम लोग तोड़ नहीं सकते, टूट नहीं सकता तो सहवाज है, तो टूट नहीं सकता तो 1 ही आएगा ना, इसीलिए। चलिए ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट है कि P तथा Q लिखे हैं, ध्यान से देखेंगे, P तथा P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। समीकरण फर्स्ट तथा ये सेकंड मान लेते हैं, इसको सेकंड। फर्स्ट यहां हुआ आपका, फर्स्ट तथा सेकंड से स्पष्ट है कि P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 3 है। हमारा मानना है कि P तथा Q एक सह अभाज्य संख्या है। क्या है? सहअभाज्य संख्या है, जो गलत है। अरे हमने जो माना कि PQ सहअभाज्य संख्या, वो तो गलत हुआ ना। क्यों गलत हुआ? क्योंकि कॉमन में 3 मिल गया, एचसीएफ उनका 3 आएगा। जो भी वनिष्ठ गुणनखंड होते हैं वही एचसीएफ कहलाते हैं, तो एचसीएफ 3 आ रहा है मेरा। और सहअभाज्य का क्या होता है? 1 आना चाहिए, लेकिन 1 के अतिरिक्त 3 आ रहा है, तो मेरा मानना गलत है। और क्या माने? √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जो गलत है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड। तो ये था प्रोसेस। इसको एक दो बार प्रैक्टिस की भी जरूरत है, कोई टेंशन नहीं लेना है, आराम से बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत की जरूरत है क्योंकि लैंग्वेज इसमें इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यदि है इस सवाल में तो लैंग्वेज है। और मैक्सिमम ईयर जो होता है आप देखिएगा तो मैक्सिमम ये सवाल पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, कहीं कोई टेंशन नहीं लेना है। इस तरह से बनाना है आपको, हर पॉइंट को जो है एग्जाम के व्यू से देखना है, हर सवाल को एग्जाम के व्यू से देखना है, क्योंकि आपका 100% मैथ में नंबर लाएगा। ये आपका क्रैश कोर्स, तो ये जो आपका चल रहा है उड़ान सीरीज बैच, उड़ान बैच सीरीज, इस उड़ान बैच सीरीज में आप लोग जो है एनसीईआरटी को फुली पढ़ेंगे, फुली देखेंगे और एक एक सवाल को देखेंगे, जहां तक होगा मैक्सिमम एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। अब इस सवाल में जो है आपको थोड़ा मेहनत की जरूरत है, 5-6 सवाल अपने से लेकर प्रैक्टिस करने की जरूरत है। चलिए अब हम लोग जो है अगले सवाल पे चलते हैं। ज्यादा प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट में डालेंगे, उसका सॉल्यूशन फिर से हम दे देंगे। ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा ही आप लोग के पास, तो
मिटा देते हैं जल्दी, क्योंकि ज्यादा लॉन्ग वीडियो ना बने, तो आप लोग थोड़ा रोक रोक के कॉपी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। अब देखिए एक सवाल है और है, अपरिमेय से रिलेटेड है। जैसे कि मान लीजिए 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। इस टाइप के सवाल इजी होते हैं, काफी इजी। अब देखिए कि इस टाइप के कौन कौन से सवाल आते हैं, हम लोग लिख रहे हैं। जैसे 2 + 3√2 आ गया, या फिर 2/√3 आ गया, या फिर √2/5 आ गया, या फिर 3